हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर मिला लीजिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर की अंतिम हेडिंग थी व्हीट स्टोन ब्रिज। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज हमने आपको बताया था, उसका तुल्य धारिता कैसे निकालते यहां तक हमने बताया था। ठीक है, इसी का आगे हम लोग ठीक है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब आप इसके बाद अगली हेडिंग ध्यान से बिल्कुल देखिए। ठीक है, अब आपको हम अगली हेडिंग बताने जा रहे हैं। अगली हेडिंग का नाम है शॉर्ट सर्किट। अगली हेडिंग आपकी है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट या इसको हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सर्किट अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ। ठीक, अंग्रेजी इसकी है शॉर्ट, उसके बाद सर्किट। ये देखिए शॉर्ट सर्किट की बात हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, इसमें आराम से बिल्कुल पढ़ना। ठीक है, देखो शॉर्ट का मतलब क्या होता है हम आपको बताएं। शॉर्ट का मतलब ये नहीं होता आग लग जाना, शॉर्ट का मतलब होता है कि अस्तित्व समाप्त हो जाना। कंसेप्ट पहले समझ लें, अस्तित्व समाप्त हो जाना। ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हो गया है या लघु पथित हो गया है। हिंदी में लघु पथित हो गया है, अंग्रेजी में शॉर्ट हो गया है। तो बहुत लोग समझते हैं शॉर्ट का मतलब तार शॉर्ट हो गया, तार में आग लग गई। शॉर्ट होने का तात्पर्य आग लगने से नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अब उसके बाद चाहे उसमें आग लग जाए, चाहे वो पानी में बह जाए, इससे मतलब नहीं है। तो आप देखो इसका मतलब क्या होता है, आराम से बिल्कुल समझिएगा, समझ में आपको आना चाहिए। देखें, जैसे हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे देखो ये संधारित्र है। ठीक है, समझना ध्यान से, ये संधारित्र है, ये देखिए आपका ए है, उसके बाद ये बी है। ठीक, इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ ए और बी के बीच तुल्य धारिता। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए ए और बी के बीच बताओ तुल्य धारिता कितनी है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी है, आपने तुरंत आंसर बता दिया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, आप देखें ये संधारित्र है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये संधारित्र है। संधारित्र क्यों है? क्योंकि संधारित्र का काम करता है। क्या काम है संधारित्र का? संधारित्र का काम है कि अपने प्लेटों, संधारित्र का काम है कि अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय करना। अच्छा, तो ये संधारित्र तभी तक कहलाएगा जब तक यह अपने प्लेटों पर आवेश की मात्रा का संचय करेगा। जिस दिन ये आवेश की मात्रा का संचय करना बंद कर दिया, उस दिन ये संधारित्र कहलाना बंद हो जाएगा, उस दिन इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं टीचर क्यों हूं? क्योंकि मैं पढ़ाता हूं। तो जब तक मैं पढ़ाता हूं तभी तक मैं टीचर हूं। जिस दिन मैं पढ़ाना बंद कर दिया, इसका मतलब मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आप सुनिए आगे की कहानी। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता बताओ कितनी है? 2 माइक्रोफैरड है। तो ये 2 माइक्रोफैरड तब है जब ए अलग है, ए अलग है और बी अलग है। इस बात पर जरा ध्यान देना। देखो ए बताओ किस पर है? प्लस पर है। बताओ बी किस पर है? माइनस पर है। तो जब ए और बी दोनों अलग अलग हैं तब इनके बीच की धारिता बताओ कितनी है? 2 माइक्रोफैरड है। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ कि अगर ए और बी दोनों मिलकर एक हो जाए, अगर ए और बी दोनों मिलकर बताओ क्या हो जाए? दोनों मिलकर एक हो जाए। अगर ए और बी दोनों मिलकर एक हो जाएं, अब बताओ क्या होगा? अब आप जवाब दो। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आपको लघु परिपथ का मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता है 2 माइक्रोफैरड। तो 2 तब है जब ए अलग है और बी अलग है। मान लो किसी दिन ए और बी मिलकर के एक हो जाए तो क्या होगा? अगर आप इसका आंसर दे दिए, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर ए और बी मिलकर के, इसका ये जो संधारित्र है भैया, इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक बताओ ए अलग है और बताओ बी क्या है? बी आपका अलग है। ध्यान रखना, अस्तित्व तभी तक है जब तक ए और बी अलग अलग है। जिस दिन ए और बी मिलकर एक हुए, उस दिन बताओ इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही अस्तित्व समाप्त होगा, हम बोल देंगे इस प्रकार के परिपथ को क्या बोल देंगे? शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ। अब बताइए ए और बी मिलकर के एक कैसे होंगे? बताएं कैसे होंगे? दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया। ये देखें ए और बी दोनों को हमने बताओ कैसे? ये देखें एक तार से हमने दोनों को जोड़ दिया। ये देखें हमने जोड़ दिया।
ठीक है। और तार से जोड़ने का कार्यक्रम आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अगर आप ए और बी को एक तार से जोड़ दोगे, दोनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे। बताओ, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। बताओ, क्लियर है? ऐसे परिपथ को हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट कहेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अब हमको लगता है शॉर्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब आपको हम शॉर्ट का मतलब समझाने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझना। ये देखिए आपका ए है, उसके बाद आपका बी है, ठीक है। ए और बी के बीच की तुल्यधारता बताओ कितनी थी? बोलो 2 माइक्रोफैरड थी। अब हमने ए और बी को बताओ एक तार से जोड़ दिया। ए और बी दोनों को हमने एक तार से जोड़ दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी के बीच बताओ तुल्यधारता कितनी होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ए और बी के बीच की तुल्यधारता बताओ कितनी होगी। बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब धारता निकालते, अब सुनिए, अब ये 2 माइक्रोफैरड नहीं रहेगा क्योंकि ए और बी दोनों को तुमने एक तार से जोड़ा है। अब बताइए, ए और बी दोनों के विभव आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। और जब दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब देखो धारता निकालते हैं। धारता C बराबर होता है Q बटा V, होता है कि नहीं? तो Q बटे V का मतलब होता है VA माइनस VB। समझ में आ रहा है? अब आपका आ जाएगा Q बटे। अब बताइए, आज A और B दोनों के विभव आपस में बराबर है कि नहीं बराबर हैं? अब बताओ, A और B दोनों के विभव आपस में बराबर हैं। बराबर में से बराबर घटाओगे कितना आ जाएगा? 0। अब बताओ C बराबर बताओ कितना हो गया? बोलो, अनंत हो गया। अब आप याद रखिए कि जब संधारित्र शॉर्ट होता है तो उसकी धारिता बताओ कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है। अब आइए, अब हम शॉर्ट सर्किट की परिभाषा आपको हम लिख करके दिखाते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, किसी परिभाषा इसकी बड़ी खतरनाक है। किसी संधारित्र का अस्तित्व, किसी संधारित्र का अस्तित्व तभी तक होता है, किसी संधारित्र का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक उसके दोनों बिंदुओं के बीच, जब तक उसके दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर हो। विभव का बताओ क्या हो? अंतर हो, ठीक है। हाँ, अब हम कह सकते हैं यदि उसके दोनों प्लेटों, हाँ, यदि उसके दोनों बिंदुओं को एक तार से जोड़ दें, एक तार से बताओ क्या कर दें? जोड़ दें, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे परिपथ को लघु परिपथ, ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं? लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ऐसे परिपथ को लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट बताओ कहते हैं। इतना लिख करके उसके बाद ये देखिए आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अब आप इतना जल्दी से करिए, फिर उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। नोट कर ले सभी। चलिए, नोट हो गया सबका? चलिए, बहुत बढ़िया। शॉर्ट सर्किट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको हम एक एक करके बताते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। चलिए, एक एक पॉइंट आप आराम से देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट है कि जब संधारित्र शॉर्ट, हिंदी में लघुपथित, जब संधारित्र शॉर्ट ब्रैकेट में लघुपथित होता है तो उसकी धारिता अनंत हो जाती है। पहला पॉइंट याद रखना, अभी अभी आपने देखा था, उसकी धारिता बताओ कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। ये पहली सूचना आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी सूचना आपकी ये है, दूसरी सूचना ये है कि जब प्रतिरोध शॉर्ट होता है, हालांकि ये चैप्टर अभी आगे है लेकिन अभी हम नाम दे रहे हैं, जब प्रतिरोध शॉर्ट होता है तो उसका मान शून्य हो जाता है, तो उसका मान क्या हो जाता है?
उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। मतलब शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है, धारिता अनंत होगी और प्रतिरोध का मान कितना होगा, बोलो 0 होगा। जल्दी से आप दोनों पॉइंट लिख लें, उसके बाद आपको हम फिर एग्जांपल बताते हैं। इसके एग्जांपल बहुत आराम समझिएगा। शॉर्ट सर्किट कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे जितने भी सवाल जिनमें ए और बी को एक तार से जोड़ा जाए, सभी में आंसर आपका अनंत आता है, अनंत आता है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल आपको हम एक एक करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे देखिए ये प्रश्न आपका आ गया, ये देखिए आपका ए है, उसके बाद आपका बी है, ये है आपका 2 माइक्रोफैरड, ये आपका है 4 माइक्रोफैरड। अगर हमसे कोई पूछे कि ए और बी के बीच की तुल्यधारिता बताओ, हम सीधे बता देंगे दोनों श्रेणी क्रम में है, लगा देंगे सूत्र 1/c बराबर आपका आ जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ क्लियर है? लेकिन सवाल ये थोड़ी है, सवाल ये है, ये देखो ए और बी को हमने एक तार से जोड़ दिया। अब पूछा जाएगा, बताओ ए और बी के बीच पूछा गया है तुल्यधारिता। चलिए अब पूछा गया ए और बी के बीच में क्या ज्ञात करिए, तुल्यधारिता ज्ञात करिए। चलिए अब सवाल लगाते, बिना लगाए आपका आंसर आना चाहिए, अनंत आना चाहिए, अनंत आना चाहिए। चलिए लेकिन हम आपको सोल्यूशन इसका देके हल करके आपको हम दिखाते हैं। आप सीधे लगाएंगे C बराबर बताओ Q/V, तो आपका आ जाएगा Q/V का स्थान पर बताओ VA माइनस VB। अब आपका आ जाएगा Q/ बताओ A और B, बताओ दोनों एक तार से है, दोनों के विभव आपस में बराबर होंगे, बराबर में से बराबर घटेगा 0 आ जाएगा। बताओ C बराबर बताओ कितना, बोलो अनंत। अब हमको लगता है ये सवाल आपको समझ में आ गया, बहुत आसान हो गया होगा। बताओ क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं है? तो ऐसे प्रश्न जिनमें ए और बी एक तार से जुड़ा हो, बिना लगाए आंसर कितना, बोलो अनंत आ जाएगा। चलिए बस एक और कर दें, बस काम खत्म हो जाए। देखिए बस एक लास्ट कर देते हैं। अब बताओ 60 में कोई दिक्कत नहीं, 60 का मतलब होता अस्तित्व विहीन। जो अस्तित्व विहीन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे 60 हो गया। ये देखिए अगला एक सवाल और है, देखिए ऐसे बना था, ये देखिए आपका है यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड, उसके बाद ये देखिए एक तार यहाँ पर जुड़ा था, ये आपका ए है, आपका बी है, वही सवाल ए भी है, घुमा दिया गया है। ठीक है, पूछा गया है ए और बी के बीच तुल्यधारिता। ए और बी के बीच में बताओ क्या पूछा गया है, ए और बी के बीच में तुल्यधारिता पूछी गई है। आइए अब आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए सॉल्व करें, लगा दो, बताओ C बराबर Q/V। अब आपका आ जाएगा Q/V की जगह पर VA माइनस VB। अब आपका आ जाएगा अब बताओ बराबर में से बराबर घटाओगे 0। अब बताओ C बराबर आपका आ जाएगा अनंत आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर डालिए बढ़िया से। अब उम्मीद है कि 60 आपको समझ में आ गया होगा। अब 60 का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब तुल्यधारिता आप निकाल सकते हैं। तुल्यधारिता निकालने का संधि का नियम हमने बताया है, समानता। उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था हमने कि 4 संधारित होते हैं, चतुर्भुज की भुजाओं की दिशा में होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अगली हेडिंग है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का कार्य। ये देखिए महत्वपूर्ण है, आता है 2 या 3 नंबर में। एकदम आराम से पूरी व्याख्या हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आप सब लोग जल्दी से हेडिंग लिख लें कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का कार्य। हेडिंग लिखिए, तब उसके बाद आपको हम बताते हैं। जल्दी से आप सब लोग हेडिंग लिख लें, इसका हेडिंग नोट करिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग आपकी पड़ गई होगी। ठीक है, समझिएगा, व्याख्या करने को आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, समझ लो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो अगर हम आपसे पूछें कि जैसे ये देखिए कोई संधारित्र है, ये देखें ये कोई संधारित्र है। ठीक, अच्छा ये देखिए एक प्लेट पर बताओ जितना प्लस होता है, दूसरे पर ये देखिए दूसरे पर बताओ उतना ही माइनस होता है।
अब बताओ प्लेटों के बीच में हवा है, हवा। आप पूछें इसकी धारिता बताओ, आप तुरंत बता दोगे C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि प्लेटों के बीच में हमने भर दिया पदार्थ, ये देखिए आपका ये प्लस है, ये देखिए आपका धन आवेश है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए प्लेटों के बीच में हमने बताओ क्या भर दिया, ये देखिए पदार्थ भर दिया, पदार्थ भर दिया, ठीक है, कि जिसका परावर्तनांक बताओ कैपिटल K है। अब बताओ धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन 0 बताओ K A बटा D हो जाएगी। इसका मतलब धारिता बताओ कितना गुना, K गुना बढ़ गई। धारिता बताओ कितना गुना, धारिता बताओ K गुना बढ़ गई। अब हमें आपको यही समझाना है कि आखिर में पदार्थ भरने के बाद धारिता कैसे K गुना हो जाती है, यही समझना है। यही है परावैद्युत पदार्थ का कार्य। मतलब हमें आपको यह समझाना है कि पदार्थ भरने के बाद संधारित्र की धारिता कैसे K गुना हो गई, पदार्थ ने आखिर में ऐसा क्या कर दिया कि उसकी धारिता K गुना हो गई, K गुना हो गई। आइए इसी बात को हम आपको समझाने चल रहे हैं, ठीक। चलिए ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। पूरी कहानी आपको बताते हैं कैसे K गुना हो गई। देखो ध्यान से, ये देखिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है। पहले आपको समझा दें, उसके बाद फिर आपको हम बढ़िया से लिख करके दिखा देंगे। ये देखिए ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। एक पर आवेश होता है प्लस Q, पहले पर जितना प्लस होता है दूसरे पर उतना ही माइनस होता है। क्लियर है? तो एक पर हमने मान लिया आपका प्लस Q है, और आराम से समझना, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए इस पर आवेश की मात्रा है प्लस Q, इस पर बताओ क्या है, माइनस Q है। अब आप जानते हैं कि प्लेटों के बीच में उत्पन्न रहता है वैद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा होती है प्लस से दूर और माइनस की ओर। ये देखिए प्लेटों के बीच में ये है आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इसको लिखते हैं ई। उसके बाद यहां लगाते ई माने एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ये देखो ये संधारित्र के, ये देखिए संधारित्र के प्लेटों के, संधारित्र के प्लेटों के आवेश के कारण, संधारित्र के प्लेटों के आवेश के कारण उत्पन्न बाह्य वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये बराबर है आपका ई। बराबर बताओ कितना है, ये है आपका ई है, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम इसके अंदर भरने जा रहे पदार्थ। ये देखिए प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया, ठीक है। ये देखिए प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ, ये देखिए परावैद्युत पदार्थ भर दिया, ये देखिए ये, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक बताओ कितना है, बोलो K है। तो जब आप प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दोगे तो इसके अंदर के जो अणु परमाणु है ध्रुवित हो जाएंगे। ध्रुवित समझते हैं, ठीक है। ये जो प्लस है ये खींच लेगा बताओ माइनस को, और ये जो माइनस है खींच लेगा बोलो प्लस को। तो यहां पर आपका आ जाएगा ऋण आवेश, नहीं समझे आप, ऋण आवेश। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका धन आवेश आ गया। समझ गए क्या हुआ कि जैसे ही प्लेटों के अंदर आप पदार्थ भरोगे, प्लेटों का जो आवेश है वो बताओ पदार्थ के आवेश को ध्रुवित कर देगा, उनका ध्रुवण पोलराइजेशन कर देगा। अंदर के अणु परमाणु आयन में टूट जाएंगे, इधर आपका आ जाएगा माइनस वाला, उधर जाएगा प्लस वाला, जिसकी वजह से अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा होती है प्लस से दूर और माइनस की। और ये देखिए आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ये है आपका, इसको बोलते हैं ई आई माने होता है इंटरनल, ठीक है। अब हम यहां पे कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के भीतर, परावैद्युत पदार्थ के भीतर उत्पन्न आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ये इसको हम लोग लिखते हैं EI से, ठीक है। आप देखिए ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देगा, कम कर देगा। अब हम कह सकते हैं प्लेटों के बीच, अब हम कह सकते हैं प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब आपका आ जाएगा E बराबर बताओ ज्यादा माइनस कम, यह आ जाएगा EE माइनस बताओ कितना EI।
ये है प्लेटों के अंदर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, एक लाइन में अब आपको समझ में आएगा। जब हम प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो प्लेटों का जो आवेश है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कर देता है, जिससे वे ऋणायन और धनायन में टूट जाते हैं, जिससे प्लेटों के अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है। और EI उत्पन्न होने के कारण प्लेटों के बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो E है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताओ E है, E का मान बताओ क्या हो गया, E का मान बोलो भाई घट जाता है। और जब E का मान घट गया तो आपको पता है V बराबर होता A इंटू डी से। अब बताओ जब E का मान बताओ घट जाता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी बताओ घट जाता है। अब बताओ जब विभवांतर घट गया तो C बराबर हम कह सकते हैं Q बटा V से। अब बताओ V घटा, अब बताओ V के घटने से धारिता बताओ क्या हो जाती है, धारिता आपकी बढ़ जाती है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप बताइए पदार्थ भरने पर समझ गए धारिता क्यों बढ़ गई, धारिता क्यों बढ़ गई। जवाब दो, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, उससे क्या होता है, उससे प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है, उससे क्या होता है, विभवांतर के घटने से बताओ धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में सबको आ गया। अब कैसे लिखोगे शुरू हम बोल रहे हैं, एकदम अगर आप समझ गए हो तो अपनी आसान सी भाषा में आप आराम से इसको लिख सकते हैं। देखें कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप लिखेंगे जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो प्लेटों का जो आवेश है वो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कर देता है, जिससे परावैद्युत पदार्थ आयनों में टूट जाते हैं। इसकी वजह से उसके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाने से प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कम हो जाता है, और विभवांतर के कम होने से बताओ प्लेटों के बीच की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बढ़ जाती। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आइए इसी बात को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो पहले आप इतना नोट कर ले, तो इसके नीचे हम इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, डायग्राम बना करके इतना नोट कर लें। उसके बाद एकदम आसान शब्दों में ठीक है हम आपको पूरा करके बताएंगे। ठीक है, जल्दी से आप इतना नोट कर लें, उसके बाद हम लिख दें। ठीक है, डायग्राम बना करके उसके बाद यहां तक नोट करना, यहां तक नोट करना, क्लियर है। उसके बाद हम आपको पूरा एकदम आसान भाषा में लिख करके दिखाने जा रहे हैं क्या आपको पेपर में लिखना है। आता है तो डायग्राम बना करके पहले इतना लिखना, उसके बाद फिर इतना लिखना। देखिए मैं यहां पर एकदम आसान भाषा में लिख रहा हूं, जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र, जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, तब प्लेटों के आवेश के कारण, तब प्लेटों के आवेश के कारण परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाता है, जिससे पदार्थ आयनों में टूट जाता है, जिससे पदार्थ आयनों में टूट जाता है। अतः पदार्थ के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान, प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है,
प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है। कैसे घट जाता है, ब्रैकेट में लिख दो। अगर मान लो 1 महीने बाद आपको समझना है, ब्रैकेट में V बराबर E इंटू बताओ कहां से, D से। इससे क्लियर हो जाएगा कि जब वैद्युत क्षेत्र घटेगा बताओ विभवांतर भी घट जाता है, जिसके कारण ठीक है संधारित्र की धारिता, जिसके कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे बढ़ जाती है, तो लिख दो बताओ C बराबर Q बटा V से। जब आपका V घटेगा तो धारिता बढ़ जाती है तथा बढ़कर K गुना हो जाती है। बढ़कर बताओ कितना गुना, K गुना हो जाती है। अब बताइए हेडिंग की पूरी व्याख्या बताओ, सबको समझ में बताओ आई कि नहीं आई। अब बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप निसंकोच बता सकते हैं। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ पूरी व्याख्या सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, नोट कर लें। चलिए अब आइए हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण हेडिंग है, निगमन है, ठीक है। ये भी या तो 2 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण है, आसान भी आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग है संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उस पर प्रेरित आवेश, ठीक है। आपको याद होगा हम आपको एक पढ़ाए थे जो, ठीक है, जब हम आपको आवेश पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था प्रेरण, और प्रेरण में एक सूत्र हमने आपको बताया था Q डैश बराबर होता है Q इंटू 1 माइनस 1 बटा K। याद होगा जो लोग प्रेरण की घटना पढ़े होंगे, ये छड़ पर आवेश था और ये गोले पर आवेश आया था। हमने कहा था सूत्र लिख लो, आगे काम देगा, बस जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपको हम बताएंगे। इसी सूत्र का निगमन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए पूरी कहानी क्या है अब आपको हम बताते हैं। देखिए बात ये है केवल कि ये देखिए आपका संधारित्र है, ये देखिए ये है आपका संधारित्र, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा निगमन है। ये संधारित्र आपका है, ठीक। ये देखें इस पर आवेश की मात्रा है प्लस Q, ये देखिए इस पर आवेश की मात्रा है प्लस Q और इस पर है माइनस Q। ये देखिए ऐसे, इस पर ये देखिए आवेश की मात्रा बताओ कितनी है, माइनस Q है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया है कि प्लेटों के बीच में ये देखिए हमने कोई पदार्थ भर दिया है। ध्यान रखना, प्लेटों के बीच में ये देखिए हम पदार्थ भरने जा रहे हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ। ये देखिए हमने इस तरीके से हमने भर दिया है, ठीक है। तो आप तो जानते हैं कि पदार्थ भरने से पदार्थ, हाँ, इसका पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो हमने मान लिया बताओ कैपिटल के। जैसे ही आप पदार्थ भरोगे अंदर पदार्थ के अणुओं परमाणुओं का ध्रुवण हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा माइनस, ऋण आवेश आ गया, और इधर आपका आ जाएगा ये देखिए आपका धन आवेश आ जाएगा। बताओ क्लियर है। तो मान लेते हैं कि माना ये जो पदार्थ है इस पर उत्पन्न आवेश इधर आपका आ जाएगा माइनस Q डैश और इधर आपका आ जाएगा प्लस Q डैश। आज हमें इसी Q डैश की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। बताओ समझ में आ रहा है कि पदार्थ जब आपने भरा तो पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी मान लिया, Q डैश मान लिया। इधर आपका होगा माइनस Q डैश, इधर आपका होगा प्लस Q डैश। आज हमें इसी Q डैश की क्या करनी है, गणना करनी है। तो चलिए आइए मानते हैं, क्या मानेंगे ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों पर आवेश की मात्रा, प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q है, ठीक। माना प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक बताओ कैपिटल K है, ठीक है।
फिर मान लेते हैं कि माना नहीं है तथा उस पर प्रेरित आवेश Q डैश है, तो हमें Q डैश की गणना करनी है। तो हमें Q डैश की क्या करनी है? गणना करनी है। बताओ मानने का कार्यक्रम बताओ समझ में आया? चलिए आइए Q डैश की गणना करते हैं। सबसे पहले ये जो संधारित्र के प्लेटों का आवेश है इसकी वजह से उत्पन्न होगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बताओ कितना? बोलो E। ठीक है, तो चलिए बताइए कि यदि नहीं, सीधे लिख रहे हैं, संधारित्र के प्लेटों के आवेश के कारण, संधारित्र के प्लेटों के आवेश के कारण उत्पन्न बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बताओ कितना है? ई। बताओ क्या फॉर्मूला होगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा बताओ एप्सिलॉन 0, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, Q बटे एप्सिलॉन 0 इनटू A। हम आपको रटाए थे, गॉस के प्रमेय में सूत्र है, हमने पहले दिन आपको रटाया था। ठीक है, ये बताइए किसके वजह से हुआ? संधारित्र के प्लेटों के आवेश कारण। अब हम लिख सकते हैं परावैद्युत, पदार्थ के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, बताओ वैद्युत क्षेत्र। इसको लिखेंगे EI। ये आपका आ जाएगा बताओ Q डैश बटे एप्सिलॉन 0 इनटू A। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बताइए यहां तक बताओ सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि उस पर आवेश की मात्रा कितनी थी? आवेश की मात्रा Q डैश थी। ठीक, बस देखिए आंसर आने ही वाला है। ठीक है, चलिए अब हम कह सकते हैं कि यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। कितना है? कैपिटल E है, तो E बराबर आपका आ जाएगा बताओ E माइनस EI। अब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर बताओ E, हाँ E का मान बताओ कितना होगा? अब बताइए प्लेटों के बीच में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसका सूत्र हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0 के। नहीं समझे क्या? ये भी आपको हम रटा चुके हैं। अरे भाई पदार्थ भरा है ना, जब पदार्थ भरा होगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? Q बटे एप्सिलॉन 0 के। अब बताओ E की जगह पर Q बटे एप्सिलॉन 0A माइनस Q डैश बटे एप्सिलॉन 0 इनटू A। अब बताओ एप्सिलॉन 0A बताओ सब में कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो जाएगा अब बताओ कितना आया? बोलिए। अब आपका आ जाएगा Q बराबर Q माइनस, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक तो है कि हाँ सॉरी यहाँ पर Q बटा K बचेगा। Q बटा K बराबर अब आ जाएगा Q माइनस Q डैश। अब यहां से आ जाएगा Q डैश बराबर Q माइनस बताओ Q बटे K। अब यहां से आपका आ जाएगा Q डैश बराबर Q कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस बताओ 1 बटे K। बताइए वही सूत्र बताओ आया कि नहीं आया, जो हमने आपको बताओ कहां पढ़ाया था? प्रेरण की घटना में पढ़ाया था। अब हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, अतः परावैद्युत पदार्थ पर बताओ कितना? प्लस Q इंटू 1 माइनस 1 बटा K तथा माइनस Q 1 माइनस 1 बटा K आवेश प्रेरित होगा। आवेश बताओ क्या होगा? प्रेरित होगा। इसका मतलब समझे कि एक वाले पर इसी के बराबर का प्लस होगा, दूसरे वाले पर इसी के बराबर का माइनस होगा।
चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।